मैं समझ सकता हूँ जिस माँ बाप ने दिन के दो वक्त की रोटी की बजाय बजाय एक वक्त की रोटी खाई होगी कि मैं अपने बच्चे की हॉस्टल फीस दे सकूं। मैं उन नौजवानों से कहता हूं कि आप फैसला करिए, अपनी तकदीर का फैसला करिए, मेरी तकदीर का छोड़ दीजिए। मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे ताकत चाहिए। मेरे पास एक पोस्ट ग्रेजुएट लड़का, और अल्लाह जात की कसम है, मैं इसको मेरी आंखों में ये आंसू आ रहे हैं। मुझे वो हाथ जोड़ के मुझे रास्ते में मिलता है, कहता है भैया मैंने प्रोसेस सर्वर का फॉर्म भरना है, अगर आप मेरी सिफारिश। इससे बड़ी जलालत मेरे लिए क्या हो सकती है? प्रोसेस सर्वर सबसे लोएस्ट पोस्ट है जुडिशरी, और एक पोस्ट ग्रेजुएट लड़का जो कहीं पे टीचर होना चाहिए था, लेक्चरर होना चाहिए था, प्रोफेसर होना चाहिए था, वो मुझे कहता है कि मैं प्रोसेस सर्वर। सर बात किश्तवाड़ की करूँ, खासकर अभी जो जिस प्रकार का माहौल जो है किश्तवाड़ में चल रहा है, आपके लिए एक अच्छा नैरेटिव भी है कि आपको किश्तवाड़ के एक अच्छे काबिल लीडर के तौर पे जो है देखा जाता है। वहीं एक तबका है, एक बड़ा ही तबका मैं कहूँगा, उनका ये भी एलिगेशन है कहीं ना कहीं कि टाक साहब कहीं ना कहीं जो है वो एनसी का नुकसान करने के लिए जो है वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। उनका वोट काटने के लिए जो है वो यहाँ पे मैदान में उतरे हैं। क्या ऐसा है? क्या सच में आप कुछ वोट काट कर जो है वो इस चुनाव में बीजेपी की सहायता करेंगे, बीजेपी की मदद करेंगे, या फिर ये चुनाव आप खुद के जीतने के लिए लड़ेंगे? किश्तवाड़ का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका मड़वा बॉर्डर, अगर वहां पे सड़क किसी ने बनाई, वो यहाँ के एमएलए ने नहीं बनाई, वो बिजबहाड़ा के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बनाया। जम्मू डिस्ट्रिक्ट मड़वा बोर्डवन में सोलर लाइट का सिस्टम पहली बार इम्प्लीमेंट हुआ, वो बिजबहाड़ा के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने किया। लगभग एक दशक के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव जो है होने जा रहे हैं, और उस चुनाव में बढ़ चढ़कर जो है सभी पार्टियां जो है वो हिस्सा ले रही है, क्योंकि काफी समय के बाद जो है चुनाव यहाँ पे देखने आ रहे हैं। और बड़े बड़े कद्दावर नेता जो है इसमें अपने अपना दाव जो है, अपनी गेम जो है वो चला रहे हैं, और अपने ये देख रहे हैं कि आखिर अब जो किश्तवाड़ की बात करूं तो किश्तवाड़ में भी जो है काफी लोग जो है वो यहाँ पे दावेदारी मार रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने जो है अपने आप को जो है अनाउंस कर दिया कि वो इस बार जो है यहाँ पे का चुनाव जो है वो लड़ेंगे। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं श्री फिरदौस टाक जी, जो कि एक्स एमएलसी जम्मू कश्मीर जो असेंबली 2014 की थी उसमें भी रह चुके हैं, और अभी जो है दोबारा से किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई जो आपने जो है फैसला कंटेस्ट करने के लिए। बहुत शुक्रिया। सर मैं बात करूं, आप पहले भी जो है सरकार का हिस्सा थे। पीडीपी बीजेपी की अलायंस जो है, पीडीपी बीजेपी की कोalition गवर्नमेंट जो है वो बनी थी, और उसके बाद जो है आप भी उस गवर्नमेंट का हिस्सा थे, एज ए एमएलसी जो है आप उसका हिस्सा थे। उसके बाद में बात करूं पीडीपी गवर्नमेंट की, कहीं ना कहीं 370 जो हटने का एक दाग जो है वो पीडीपी पे भी अवाम जो है लगाती है, एक निशाना साधती है कि पीडीपी भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार है धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटाने। देखिए, एक नरेटिव है जो सोसाइटी में चलता है, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करूँगा, लेकिन कहीं न कहीं आप भी जो पढ़े लिखे नौजवान भी हैं, उस भी नैरेटिव का शिकार हो जाते हैं। हमने जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस किया था, मैं आज भी ये बात अकीदे से कहता हूँ, विद कन्विक्शन कहता हूँ कि वो बहुत हिस्टोरिकल डिसीजन था, और उसमें बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी। एक्सपेक्टेशन इसलिए क्योंकि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का कद और उनका सियासी तजुर्बा, और नरेंद्र मोदी को जो मैंडेट इस मुल्क ने दिया था, उसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि जम्मू कश्मीर में सच में जो एक्सपेरिमेंट पहले हुआ था, अगर वही एक्सपेरिमेंट दोबारा करके हम उस इन हालात से जम्मू कश्मीर। खैर, मैं इस बारे में बहुत बार बात करूंगा, मैं बिल्कुल कट शॉर्ट में कहूँगा, क्योंकि 370 इस मुल्क के पार्लियामेंट में खत्म हुआ है। इस मुल्क के पार्लियामेंट ने 370 को इम्प्लीमेंट किया और 370 को वापस लिया। उसमें जम्मू कश्मीर में कोई भी पार्टी होती, अगर यहाँ पे हुकूमत भी होती, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे होती, तब भी पार्लियामेंट के पास पावर थी। उन्होंने वो पावर इस्तेमाल करके, जो रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया, वो रास्ता इस्तेमाल करके वो कभी भी 370 को हटा सकते थे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपनी हुकूमत खोई, अपने अपने कैडर खोया, अपने लीडर खोए, सिर्फ एक वजह से, क्योंकि हमने कभी भी अपने एजेंडा और अपने जो हमारा विजन है, उसके साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। सर बात पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट की करें तो क्या आपको क्या लगता है, आप खुद उस गवर्नमेंट का हिस्सा रहे, तो क्या वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अच्छी गवर्नमेंट थी, या जम्मू कश्मीर के लोग जो है उस गवर्नमेंट से जो अभी अभी के तौर पे आप भी बीजेपी पे निशाना साध रहे हैं, लेकिन लगभग 3 साल तक अपनी जो है गवर्नमेंट जो है बीजेपी के साथ चलाई, तो आपको क्या लगता है वो सक्सेसफुल रही गवर्नमेंट, या जम्मू कश्मीर के वेलफेयर के लिए उन लोगों ने क्या?
देखिए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जो जब गवर्नमेंट बनाई, हमने एक एजेंडा फॉर अलायंस बनाया। उस एजेंडा फॉर अलायंस में जो टर्म्स एंड कंडीशन थी, अगर उस सब टर्म्स एंड कंडीशन को देखें तो वो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन थी। भारतीय जनता पार्टी की तो कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं थी, और जितनी देर हुकूमत चली उतनी देर हुकूमत हमारे बलबूते पे चली, हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पे चली। आप देख लीजिए, पाकिस्तान से बातचीत शुरू हो गई, जम्मू कश्मीर में सीज फायर हो गया, जम्मू कश्मीर के 12,000 नौजवानों के एफआईआर वापस लिए, पावर प्रोजेक्ट्स को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई, किश्तवाड़ में वायु टनल बनाने का काम जो है वो जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है वो इनिशिएट हो गया। हर वो एजेंडा जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने लोगों के सामने इलेक्शन में रखा था, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने बहुत कम अरसे में कुछ एजेंडा इम्प्लीमेंट किया, और कुछ एजेंडा जो है वो इन प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। सर बात किश्तवाड़ की करूँ, खासकर अभी जो जिस प्रकार का माहौल जो है किश्तवाड़ में चल रहा है, आपके लिए एक अच्छा नैरेटिव भी है कि आपको किश्तवाड़ के एक अच्छे काबिल लीडर के तौर पे जो है देखा जाता है। वहीं एक तबका है, एक बड़ा ही तबका मैं कहूँगा, उनका ये भी एलिगेशन है कहीं न कहीं कि टाक साहब कहीं न कहीं जो है वो एनसी का नुकसान करने के लिए जो है चुनावी मैदान में उतरे हैं। उनका वोट काटने के लिए जो है वो यहाँ पे मैदान में उतरे हैं। क्या ऐसा है? क्या सच में आप कुछ वोट काट कर जो है वो इस चुनाव में बीजेपी की सहायता करेंगे, बीजेपी की मदद करेंगे, या फिर ये चुनाव आप खुद के जीतने के लिए लड़? देखिए, ये आप जिन लोगों के साथ उठकर बैठते हैं, उन लोगों का मेंटल सेटअप जो है वो उतना ही है। वो 500 रुपया और 600 रुपया की दिहाड़ी लेते हैं, और जहाँ से दिहाड़ी लेते हैं वो आपको नहीं मालूम। उनका एक पर्टिकुलर, आप बताइए उनमें से काम कौन करता है, उनमें से पढ़ाई लिखाई किसने की है? हमने ज़िंदगी भर मेहनत की है। मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी को मदद या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए मैं अपना करियर छोड़ के नहीं आया। मैं महीने का 3-4 लाख रुपया कमा के अपनी फैमिली, अपने बच्चों के लिए काम कर सकता हूँ। मैं आज भी जम्मू कश्मीर के जितने भी सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं, उनमें से सबसे मुझे लगता है कि सीनियर इस वक्त वन ऑफ द सीनियर शायद मैं हूँ। और मेरे सिखाए हुए मेरे साथ मेरे जो काम जिन कोलीग्स ने मेरे साथ काम किया है, वो इस वक्त इस मुल्क के ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया के बेस्ट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। मेरे साथ वकालत में एज ए वकील काम कर रहे हैं जो लड़के हमारे साथ काम करते थे, उसमें से बहुत सारे लोग जो है इसको बहुत अच्छी वकालत करते हैं। तो मुझे किश्तवाड़ में आकर 10 साल जो है यहाँ की पहाड़ों की घाट छान कर, यहाँ के घर घर पहुँच के तरबदरी करने का कोई शौक नहीं। मुझे बताइए, मैं सियासत में क्यों आया? क्या होटल बनाने के लिए? क्या क्रशर लगाने के लिए? क्या कोई डब्बर मेरे पास है, ट्रांसपोर्ट की कंपनी है, स्कूल्स मेरे चल रहे हैं? आप 10 साल में मुझे बताइए मैंने अपने लिए क्या किया? मैंने 10 साल में तो लोगों के लिए काम किया। अब वो लोग जो 500-500 रुपया दिहाड़ी लेकर दुकानों पे बैठ के ये डिस्कशन करते हैं, मुझे अफसोस उनके नहीं है, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग वेरी वेल, क्योंकि उनका एक्सपर्टाइज वही है। वो 500 रुपये उनकी कीमत है और उनका एक्सपर्टीज एक्सपर्टीज वही है। लेकिन आप जैसे ज़हीन काबिल लोग भी जब उस नैरेटिव का शिकार होते हैं, तो उससे ये अंदाज़ा होता है कि हम लोग कहाँ पे हैं, अपने आप को स्टैंड हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं। कि एक अनपढ़ इंसान बैठ के एक पढ़े लिखे इंसान को जिस तरफ मोड़ना चाहता है, हम उसी तरफ। मैं किश्तवाड़ में जब 2014 में आया था, तब यही लोग, दिन में 300 रुपया रेट था इनका, ये 300 रुपया लेकर मुझे पहले बीजेपी का, पहले तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट कह रहे थे। फिर जब ये हार गए, फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो बीजेपी का कैंडिडेट। तो ये आम इंसान को ये बात पता है, हर एक की असलियत, हर एक की हकीकत मालूम है। मैं किश्तवाड़ में किश्तवाड़ के लिए कुछ करने के लिए आया हूँ, और बहुत कुछ अचीव करने के बाद सब कुछ छोड़ के आया। जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने ज़िंदगी में अचीव नहीं किया होगा। मैं ज़िंदगी में 19 साल की उम्र में सहाफ़त जॉइन की। सबसे कम उम्र में मैं बीबीसी जैसी ऑर्गेनाइज़ेशन में मैंने काम किया। सबसे कम उम्र में 35 साल की उम्र में मैं एमएलसी बना। सबसे कम उम्र में मैंने मैंडेट हासिल किया है एक एस्टेब्लिश पॉलिटिकल पार्टी का, जिसने हुकूमत आगे बनानी थी। तो मैं उनके साथ बहस करूं, मैं ये उनको मुबारकबाद देता हूं कि जिस काम के लिए उनको पे किया जाता है वो अपने काम में बने। वो जितना प्रोपागेंडा करें माशाल्लाह करें, मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपना जो फैसला है वो उस ऊपर वाले पे छोड़ा है। तो क्या लगता है इस बार किश्तवाड़ से 3 सीट जो है किश्तवाड़ में डिलिमिटेशन के बाद, तो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का खाता जो है किश्तवाड़ में
पहली बार खोलने जा रही है, या फिर जो है लास्ट टाइम की तरह ही, या पहले की तरह ही जो है फिर से जो है वो उठा? नहीं, आप क्यों कह रहे हैं पिछली बार था? बहुत ज़्यादा वो कही। किसने कहा मैंने 6,000? तो यही तो अफसोस है। आप अभी चाय पी के कहीं पे आए हैं जहाँ पे आपको बोला गया है। नहीं, ऐसा नहीं है ये देख नहीं, जो छह आपने। हजार वोट क्यों आप बोल रहे हैं? मैंने 7,500 वोट लिया है और 1.5 महीना कंपेन की है। मैं किश्तवाड़ जो है 25 साल के बाद लौटा था। 25 साल के लौटने के बाद पहली बार इलेक्शन लड़ा, जहां पे शायद मुझे लोग जानते भी नहीं, तब भी 6,500 वोट लिया। तो ये, मुझे ये आप क्यों कह रहे हैं तो कि क्या ठप हो? लगता है आंकड़ा इस बार बढ़ेगा वोटों का? क्या आप जीत की ओर जा हम रहे हैं, या फिर मैं देखिए, 7.5 से 8.5 या आप 9.5 में आप फिर उसी बात पे पहुंच रहे हैं। आप समेटने की बात क्यों कर रहे हैं? मेरी लड़ाई अपने लिए नहीं है। अगर लोगों को ये लगेगा कि मैं उस काबिल हूँ कि जहाँ पे लोगों की मैं कुछ खिदमत कर पाऊँ, तो मेरे सर माथे। मैं पिछली बार रिजेक्ट हुआ, क्या उसकी वजह से मैं आउट ऑफ पॉलिटिक्स हुआ? देने वाला तो ऊपर वाला है ना, लोग तो दे नहीं सकते। तो आप जो है 2014 में एमएलसी बनकर यहाँ से गए, काफ़ी एक अच्छी बात है किश्तवाड़ के लिए, क्योंकि किश्तवाड़ का एक काबिल तरीन नेता जो है वो एमएलसी में पहुंचता है। तो उसके बाद आपने किश्तवाड़ के लिए क्या क्या किया? ऐसे क्या प्रगति के काम जो है किश्तवाड़ में किए? बीजेपी तो काफ़ी दावे करती है और प्रोजेक्ट्स के, या मैं पर्सनली यहाँ के एमएलए की एक्स-एमएलए की बात करूँ जो कि बीजेपी से दावे करते थे, तो आपने किस तरीके के डेवलपमेंट के काम जो है किश्तवाड़ में किए? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँ कि मैं, जो आप सवाल पूछ रहे थे, आप पुरानी के एक वर्ष, हस्बुनाल्लाह व निअमल वकील, मेरी वकालत जो है वो ऑलमाइटी के ऊपर छोड़। दूसरा सवाल कि आपने क्या किया? मैं अभी तक किश्तवाड़ का रिजेक्टेड हूँ। किश्तवाड़ के लोगों को हक हासिल नहीं है कि वो मुझसे पहले हिसाब मांगे। क्योंकि जब आपने एक्सेप्ट नहीं नहीं, किया, फिर भी 60 साढ़े 7,000 लोगों की आपने आप बात की, मेरी उनको तो मेरी एक्सपेक्टेशंस होंगी। मेरी मुझे कंप्लीट करनी है, तो मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। मैं रिजेक्टेड हूँ। किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में, किसी भी एरिया में जो काम करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो एमएलए के पास होता है, वो एमएलसी के पास होता है। आपका बजट बनता है, बजट पे जो है आपका एमएलए साइन करता है। वो बजट का अप्रूवल जो है वो डीडी डीसी और एमएलए का होता है। आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स, जितनी भी स्कीम्स, चाहे वो पीएमजीएसवाई है, एनएचएम है, फूड की स्कीम्स हैं, सोशल वेलफेयर की स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स को मॉनिटर करने का, उन स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का जो मैंडेट है वो एमएलए को होता है, एमएलसी को नहीं होता। ये पहली बात। दूसरी बात कि मैंने क्या किया, मैं सरकार का हिस्सा था, कुछ तो किया होगा, या कुछ, चलिए कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट मेरे पास नहीं था। मैं आपको बता दूं, किश्तवाड़ में आज तक अगर किसी ने सोचा है किश्तवाड़ के लिए, वो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने सोचा, शायद मैंने भी नहीं सोचा। किश्तवाड़ का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका मड़वा बॉर्डर, अगर वहां पे सड़क किसी ने बनाई, वो यहाँ के एमएलए ने नहीं बनाई, वो बिजबेहाड़ा के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बनवाया जम्मू डिस्ट्रिक्ट। मड़वा बोर्डवन में सोलर लाइट का सिस्टम पहली बार इम्प्लीमेंट हुआ, वो बिजबेहाड़ा के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने किया। इस बार दक्षिण रोड फर्स्ट बोर्ड मीटिंग डोडा में हुई, और पहली बार मैंने रिक्वेस्ट की। आपके सुनील जी तो बहुत बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, बट किसी दिन उसको कहिएगा कि जिस माता को वो मानते उस माता की कसम खा के बोले कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैंने मुफ्ती साहब को बोला कि आपने मड़वा के लोगों पे एहसान किया है, दक्षिण के लोग अभी भी रूठ के बैठे हैं। और उसी दिन फर्स्ट बोर्ड मीटिंग है, आप बोर्ड मीटिंग का मिनट्स निकाल के देखिए, दक्षिण के रोड सेंशन में पहली वक्फ बोर्ड की मीटिंग, मैं वक्फ का मेंबर था। मुफ्ती साहब ने कहा कि हम वक्फ बोर्ड की तरफ से ये बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस खोले। मैंने रिक्वेस्ट की, सर मुझे किश्तवाड़ के लिए कॉलेज चाहिए। मैं एमएलए नहीं था। फर्स्ट वक्फ बोर्ड मीटिंग में ऑर्डर होता है, और 6 महीने के अंदर जो है वो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट होता है कॉलेज। मैंने अपनी तरफ से जितनी कोशिशें मैं कर सकता था। आप एम्प्लॉयमेंट की बात करें, आज तक किसी ने एनएचपीसी और सीईपीटी के बारे में एम्प्लॉयमेंट की बात किसी ने नहीं की। हमारी पूरी गवर्नमेंट में एक बार एडवर्टीजमेंट इंजीनियरिंग रिक्रूटमेंट के लिए सीईपीटी ने निकाली, और नेशनल लेवल की रिक्रूटमेंट निकाली। आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए, मेरे पास एडवर्टीजमेंट पड़ा, मैंने मैडम से मिलकर वो एडवर्टीजमेंट चेंज कराई, और 30% जो है वो लोकल एडवर्टीजमेंट का कोटा फिक्स करवाया। एक ही बार हुआ, उसी टाइप पे हुआ, उसके बाद दोबारा रिक्रूटमेंट हुई नेशनल लेवल पे।
ऐसा नहीं है कि मैंने अपना रोल प्ले नहीं किया, लेकिन जो मैंडेट मेरे पास था वो मैंडेट इतना कम था कि उस मैंडेट में शायद जो मेरा विजन था मैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, या मैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। बाकी आपके सामने। सर, हाल ही में आपने एक वीडियो भी जारी की जिसमें आपने यूथ्स के लिए एक अच्छा मैसेज दिया है। तो क्या लगता है इस बार जो है ये किश्तवाड़ का यूथ आपके साथ जुड़ेगा? किस तरीके की लहर जो है आप यूथ में देख रहे हैं? क्या आपसे लोग कंटेक्ट कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि यूथ जो है भरपूर ओर से पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी को देगा? मैं फिर वही फर्स्ट मैंने अपना फैसला अलग है। मैं बहुत ईमानदारी और दयानतदारी से, मुझे कोई शौक नहीं है मेरे में। मैं एक प्राइवेट इंसान हूँ, मुझे प्रोटोकॉल का कोई शौक नहीं है, और ना ही मैं उन सरमायादारों की तरह बार बार मैं ये कहता हूँ मेरा सरमाया नहीं है, मेरे पास करोड़ रुपया नहीं है कि मैं सियासत में आऊं और उस करोड़ को 2 करोड़ नहीं हूँ आया। मैं सिर्फ लोगों के लिए आया हूं। और खासकर नौजवानों की, अगर आपने मेरा मैसेज देखा होगा, किश्तवाड़ में 5 साल हमारे पिछले 10 साल जाया हो गए, जो ये पावर प्रोजेक्ट 5-6 साल हो गया इम्प्लीमेंट किए हुए। लेकिन अगले 5 साल जो है किश्तवाड़ नौजवानों के लिए बहुत क्रुशल है। अगले 5 सालों में ये कंपनी जो है ये वाइंड अप करके वापस जाएगी। यही 5 सालों में आपके जो लड़के इस वक्त मजदूरी भी इन पावर प्रोजेक्ट्स में कर रहे हैं वो भी बेकार होकर घरों में आएंगे। तो इन्हीं 5 सालों में डिसाइड होना है कि क्या आप एनएचपीसी सीवीपीपी से अपना हिस्सा ले सकते हैं या नहीं। आपने इस सरकार, जो सरकार आपकी यहाँ पे होगी, उस सरकार के खिलाफ खुद लड़ाई लड़नी है, चाहे वो अपनी पार्टी की सरकार हो, ताकि आपका जो 2% रॉयल्टी का शेयर जो किश्तवाड़ को मिलना चाहिए वो आपको मिलना चाहिए। उस तभी जाकर आप रिक्रूटमेंट के मौके फराहम कर सकते हैं। आप यहाँ पर टूरिज्म को डेवलप कर सकते हैं, आप यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, टूरिज्म डेवलप। सर, और जितना मेरी नॉलेज में है, जब ये पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे शुरू हुए थे, तो तब भी जो है पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर में थी। तब भी काफ़ी एमओयूज साइन हुए थे। तो तब इस तरीके का प्रावधान क्यों नहीं आपने रखा था? आज जो है आप फिर से जो है ये वेट कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी और उसके बाद जो है हम इसमें फैसले लेंगे। जब आपकी सरकार थी तब पावर प्रोजेक्ट आए, तब ये फैसले क्यों नहीं? यही तो दिक्कत है कि आप लोग या तो पढ़ते नहीं हैं या ऑब्जर्व करते नहीं हैं। जब हमारी सरकार बनी, पकड़ डूल पावर प्रोजेक्ट जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस शुरू। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री किसी भी पावर प्रोजेक्ट जो जम्मू कश्मीर में आज तक बने, चाहे ड्यूरी बना, चाहे रामबन का प्रोजेक्ट बना, चाहे डलहस्ती पावर प्रोजेक्ट बना, कभी भी आरआर प्लान नहीं बना। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ आरआर प्लान कैबिनेट ने सेंक्शन किया, मैडम महबूबा मुफ्ती की क़यादत में सेंक्शन हुआ। और वही फैमिलीज जो उस फैमिली से डिस्टर्ब हुई, उनको 33-33 लाख। इससे पहले पावर प्रोजेक्ट बना यहाँ पे डलहस्ती पावर प्रोजेक्ट, आप किसी जमींदार से पूछिए जिनके मकान गिरे, जिनकी जमीनें गई, आरआर प्लान नहीं मिला, कंपनसेशन मिला, कुछ नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे आरआर प्लान में 33 लाख रुपए आपको सिर्फ डिस्टर्बेंस है, उसके बाद कंपनसेशन। उसके अलावा आप एमओयू उठा के देख लीजिए, आज भी आपको मिलेगा 70% रिक्रूटमेंट हैज टू बी लोकल। लेकिन जब आपकी सरकार ही आज में कमी है, आज आपके डिप्टी कमिश्नर साहब, एसपी साहब जो है, मैं पिछले हर बोर्ड मीटिंग में चिल्लाता आया हूं, मेरी हर डिप्टी कमिश्नर से लड़ाई यही रही, हर जीएम एनएचपीसी के मैं पहला बंदा हूं जिसने ये कहा कि ये जो एनएचपीसी है ये ईस्ट इंडिया का। आप किसी भी मुलाजिम से पीछे पूछिए जिसने बोर्ड मीटिंग अटेंड की है, कोई बोर्ड मीटिंग ऐसे नहीं है जिस वक्त मैंने लताड़ा नहीं है एनएचपीसी को। लेकिन हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब, एसपी साहब आज भी एनएचपीसी के क्वार्टर में बैठे हैं, हम उनके लिए क्वार्टर्स नहीं बना पाए। तो वो तो उन्हीं की तरफदारी करेंगे। दूसरा, आपने कहा कि हमने क्या किया, मैं आपको यही कह रहा हूं कि एक प्रोसेस इनिशिएट हो चुका है, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन जब होनी थी, उस इम्प्लीमेंटेशन से पहले ही सरकार गिर गई। लेकिन मैं फिर एक बार, आप पावर प्रोजेक्ट्स को ठेकेदारों के नजरिए से ना देखें। जो कंपनीज वहां पे काम कर रही है, हमें उनसे कोई लड़ाई नहीं है, ना उनसे लेना नहीं है। हमारी लड़ाई एनएचपीसी के साथ होनी चाहिए, हमारी लड़ाई सीवीपी के खिलाफ होनी चाहिए, नौजवानों को, इंजीनियर्स को। और मैं आपको ये अथॉरिटी के साथ कहता हूँ, मैं वाहिद बंदा हूँ, अगर आप कभी आपको मौका मिले, आप जयप्रकाश कंपनी के जो यहाँ पे सीओपी है, आप उनको बुला के पूछ सकते हैं, अगर वो ईमानदारी से जवाब। मैंने उनके साथ लड़ाई लड़ी कि यहाँ के इंजीनियर्स जो है
अगर आपको एक्सपर्ट इंजीनियर्स लाने हैं, एक्सपीरियंस आप लाइए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन यहाँ के जो लोकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स है, आप उनको प्रोविशनरी इंजीनियर्स लीजिए, आप 10,000 तनख्वाह दीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन 4 साल 5 साल में वही लड़के जो है आपके एक्सपर्टाइज हासिल करके वो आपको फुल टाइम इंजीनियर्स बन सकते हैं। मैंने वो लड़ाई लड़ी, लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट करने में कामयाब नहीं हुए, क्योंकि तब तक सरकार बनी और हमें वो शायद लोगों का वो मैंडेट हासिल नहीं हुआ। मैंने डीडीसी इलेक्शन में भी लोगों से यही बात कही कि आप डीडीसी इलेक्शन में मुझे थोड़ी सी आप एक डीडीसी दे दीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि हम आपके लिए क्या करते हैं। लेकिन हम नहीं लिए। वो पॉलिटिकल पार्टीज जो पहले एमएलएज बनी, फिर डीडीसीज भी उनके बने, फिर काउंसलर्स भी उनके बने, म्यूनसिपल भी उनके पास बनी, आज वो लोगों के पास जाकर या उनके वर्करान लोगों के पास जाकर नए नए ख्वाब दिखाते हैं, तो लोग ख्वाब देखेंगे। सर अंत में पब्लिक के लिए क्या मैसेज दोगे? वो शॉर्ट में जो है वो पब्लिक के लिए मैसेज दे क्या मैसेज है पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो पब्लिक को देना? बहुत समझा, लोगों को समझाने की मैं सिर्फ लोगों को एक ही चीज से बार बार आगाह करता हूँ कि ये आपकी लड़ाई, ये फ्यूचर आपका होगा, आपके बच्चों का फ्यूचर है। मेरी पेंशन लग चुकी है, मैं अगर इलेक्शन नहीं भी लड़ता हूँ या हारता भी हूँ, मुझे पेंशन तो मिल रही है। मेरे घर में सभी लोग काम कर रहे हैं, सभी लोग कमा रहे हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कल अगर गवर्नमेंट किसी की भी होगी, मैं एमएलए नहीं भी रहूंगा, मैं आपके बीच में रहूंगा, मैं 10 काम आपके तब भी करवा सकता हूँ। लेकिन आपको उन ठेकेदारों से एहतियात करनी चाहिए जो ठेकेदार इलेक्शन में 500 रुपया दिहाड़ी, 200 रुपया दिहाड़ी या 5,000 लेके आपको भटकाते हैं। कभी एक बात सुना के, कभी दूसरी बात। आप खुद अपना फैसला करिए। आप जो भी ईमानदारी से, दियानतदारी से अपने दिल पे हाथ रखें। खासकर नौजवानों को मैं कहना चाहूंगा कि आपने जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा पढ़ाई में दिया है। मैं उन बच्चों की वो तकलीफ मुझे मालूम। मेरे पास एक पोस्ट ग्रेजुएट लड़का आता है, और अल्लाह जात की कसम है, मैं इसको मेरे आंखों में ये आंसू आ रहे हैं। मुझे वो हाथ जोड़ के मुझे रास्ते में मिलता है, कहता है भैया मैंने प्रोसेस सर्वर का फॉर्म भरना है, अगर आप मेरी सिफारिश। इससे बड़ी जलालत मेरे लिए क्या हो सकती है? प्रोसेस सर्वर सबसे लोएस्ट पोस्ट है जुडिशियरी, और एक पोस्ट ग्रेजुएट लड़का जो कहीं पे टीचर होना चाहिए था, लेक्चरर होना चाहिए था, प्रोफेसर होना चाहिए था, वो मुझे कहता है कि मैं प्रोसेस सर्वर का फॉर्म। एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट का, उसका दर्द मैं समझता हूं, मुझे मालूम है उसने आंखें जलाकर रात रात बैठकर एग्जाम की तैयारी की है, वो कैसे पास हुआ है। उस माँ बाप का दर्द मैं समझ सकता हूं, जिस माँ बाप ने दिन के 2 वक्त की रोटी की बजाय 1 वक्त की रोटी खाई होगी कि मैं अपने बच्चे की हॉस्टल फीस दे सकूं। मैं उन नौजवानों से कहता हूं कि आप फैसला करिए, अपनी तकदीर का फैसला करिए, मेरी तकदीर का छोड़ दीजिए। मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे ताकत चाहिए। बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये टाक साहब थे, ये जो भावुक हो गए बताते बताते कि किस तरीके की मुश्किलात जो है अभी किश्तवाड़ की आवाम जो है फेस कर रही है, इनका कहना भी लाजमी है। हम भी अक्सर देखते हैं कि किसी मुसीबत से जो है अभी जम्मू कश्मीर में, मैं किश्तवाड़ की नहीं कहूँगा, जम्मू कश्मीर की पूरी पब्लिक जो है वो गुजर रही है। लेकिन फिर भी मैं ये बताना चाहूँगा, देखना होगा ये भी आने वाले टाइम में आखिर पब्लिक जो है वो क्या पीडीपी को जो है वो इस्तीफा देती है या नहीं, आखिर किसको जो है पब्लिक काफ़ी समझदार है, अब काफ़ी अवेयर चीज़ों को होगी, आखिर कौन जो है वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनकर जो है पब्लिक यहाँ से भेजती है। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए।